बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर गदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। इनके सामने हम चंद सवालात रखेंगे, उनके जवाबात इनसे लेने की कोशिश करेंगे, इनके व्यूज़ जानेंगे, उनके जानेंगे ये कि अंदर खाने क्या मामला चल रहे हैं। एक तो असद तूर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आम केस की समाअत थी और वो समाअत जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से समाअत थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस केस की समाअत कर रहे थे उस बेंच पर। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आपको पता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कर रहे थे। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने कल गुज़श्ता रोज़ फैसला दिया था ना वो मिलिट्री में इंतशारियों को सजा देने के हवाले से। तो मुनीर मलिक अपने दलाल दे रहे थे, वो उसकी समाअत 14 मई तक मुलतवी हो गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो आप डिस्कशन करेंगे, उस पर आपसे उसका जवाब भी पूछेंगे। और दूसरा, आज पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक हुए, बेशुमार ड्रोन। DGISPR ने तस्दीक भी की इस बात की कि कोई 20 से 25 ड्रोन अटैक हुए। एक तो स्टेडियम में, रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक हुआ। और रावलपिंडी स्टेडियम आपको पता है कि वो कहाँ वाक़या है। और फिर एक रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में भी हुआ ड्रोन अटैक, वो भी पता है आपको कि कहाँ वाक़या है। इस तरह मॉडल टाउन लाहौर में, पूरे मुल्क में गुजरांवाला हुआ, हर जगह हुआ। और DGISPR ने कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक असम्बली के इजलास में अता तारड़ साहब ने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन अटैक हुए ना, ये हमारे लिए जंगी ट्राफियाँ हैं, हम इन्हें अपने म्यूज़ियम में रखेंगे और अपने आने वाली नस्ल को बताएंगे। इस पर आपका व्यूज़ लूँगा। लेकिन नाज़रीन, खान साहब के हवाले से भी असद तूर साहब से पूछेंगे कि उनके रिहाई के चांसेस कितने हैं, वो क्या उन्हें किसी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है या यही रहेंगे। लेकिन असद तूर साहब, हम ड्रोन अटैक से शुरू करते हैं और जो आज अता तारड़ साहब ने स्पीच की है असम्बली में। देखें, मैंने खुद नहीं सुनी थी, आप बता रहे हैं अता तारड़ साहब। नहीं, अगर मैं ये लोड है मेरे पास, अगर आप कहें तो मैं आपकी बात को ट्रस्ट करता हूँ। आपने सुनी है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं सुनी जी, लेकिन आपने भी बताई है। तो मुझे हैरत हुई है दोस्त अता तारड़ साहब पर कि वो इसको ट्रॉफी मान रहे हैं। क्या हम ये ट्रॉफियाँ कौम के बच्चों को दिखाएंगे कि भारत के ड्रोन ISI के हमजा कैंप के पास पहुंच गए थे जी, GHQ के पास पहुंच गए थे जी, ठीक है। ये हम ट्रॉफी दिखाएंगे कौम को कि वो इतने सैकड़ों किलोमीटर वो ट्रैवल करके पहुंच कर हम डिटेक्ट ना कर सके। देखिए, बात यह है कि ड्रोन अटैक एक लिहाज से ये ऐसा हमला होता है जो खुदकुश हमले की तरह, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ड्रोन बहुत नीचे ट्रैवल करते हैं, ये ज्यादा हाइट पर नहीं होते, तो ये डिटेक्ट नहीं होते। जो रडार्स होते हैं वो खास हाइट के ऊपर उड़ने वाले तैयारों को डिटेक्ट करते हैं। और अगर आप देखें रिसेंट हिस्ट्री में यूक्रेन ने बहुत कामयाबी से खुदकुश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है रूस के खिलाफ, ईरान ने इसराइल के खिलाफ किया है, यमन ने इसराइल और सऊदी अरब के खिलाफ किया है। तो ड्रोन्स एक डिफरेंट वारफेयर है और ये जाहिर करता है कि अब पाकिस्तान की और भारत की जो हालिया कशीदगी और आप कह लें कि महालते जंग में है, वो एक नए फेज में दाखिल हुई है, जो कि आप कह सकते हैं मॉडर्न वारफेयर है। जो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस की डॉग फाइट हुई, वो आप उसको रवायती जंग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी बर्तरी जाहिर की और पाकिस्तान जीता। तो और हमें एयर फोर्स पर फख्र है। बिल्कुल। अब भारत उसको मॉडर्न वारफेयर के फेज में लाया कि भारत ड्रोन्स को लाया, क्योंकि ड्रोन अटैक की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं और आप एक ख़ास मुकाम को डैमेज कर सकते हैं, चाहे वो टैंक हो, चाहे कोई इमारत हो या कुछ। तो भारत ने दिखाया कि हम आपको ये भी इस फेज़ की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन राज साहब देखिए, पाकिस्तान की जो दिफाई इदारे हैं, DGISPR ने इतराफ़ भी किया ना, आज उन्होंने कहा कि हमारे 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए लाहौर में। ये भी इतराफ़ किया। वो लाहौर में जो है, जो ज़राए बता रहे हैं, वो लाहौर में जो ISI का एक कैंप ऑफिस है वो उस तक पहुंचे था ड्रोन। तो वो ओल्ड एयरपोर्ट भी उस एरिया में है, वाल्टन का एरिया दीगर है। तो ज़ाहिरी बात है वो कहीं ना कहीं एक आधे में वो कामयाब भी हुए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जंग इस फेज में भी दाखिल हुई तो इसमें भी पाकिस्तान ने भी अगर जवाबी ड्रोन स्ट्राइक शुरू की इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान भी उसका कैपेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हमारे पास भी हम गुज़िश्ता कई सालों से हम ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं
ऐसे हमलों के लिए जिसका हमने जो केपी में मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया है। और आपको ये बात बताऊं कि ये जो यूक्रेन वार का मॉडल है, इसको पाकिस्तानी फौज काफ़ी सालों से, तकरीबन मैं आपको सेफली बता सकता हूँ 4 सालों से स्टडी कर रही है, जिसमें यूक्रेन ने एक छोटी फौजी कोत होते हुए रशिया की बहुत बड़ी जंगी ताकत को ऐसे ही छोटे ड्रोन्स और दीगर हथियारों से रोका है। तो पाकिस्तानी फौज भी अब उस मॉडल की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जहां पर हम सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न और एक्यूरेसी से स्ट्राइक करने वाले छोटे हथियारों पर जाएंगे। बड़े हथियारों का बोझ हम कम करेंगे। तो अगर इंडिया अभी से उस चीज को पाकिस्तान की टेस्ट करना चाह रहा है तो फिर शायद आने वाले दिनों लेकिन आज उनके हिंदुस्तान की वज़ारत दफ़ा ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की और 13 से 14 उन्होंने नाम भी लिखे, कपूरथला, पता नहीं फलां फलां फलां, जहाँ पाकिस्तान ने 6 और ये 7 और 8 मई के बीच शब जो है ना, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने अटैक किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। ये उनकी वज़ारत दफ़ा की तरफ से जो बयान आया है। लेकिन जो बात आपने असद भाई एक्यूरेसी की ना, मुझे ये बताएं कि 22 अप्रैल के बाद हिंदुस्तान बार बार ये चीज़ बता रहा था और उसने उन जगहों पर टारगेट किया, ठीक एक्यूरेट टारगेट किया मिसाइल का, जिन जगहों के बारे में बता रहा था। मतलब मैं कोटली का रहने वाला, मैं आपको बताऊं कि कोटली को मदीनातुल मसाजिद भी कहा जाता है, मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, बैनुल-अक़वामी तौर पर यह कहा उसे कहा जाता है। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान ने उसी जगह को अटैक किया जिसका उसका जिक्र था। क्या हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं था या ये क्या मामला था असल में? देखिए, हिंदुस्तान ने अगेन जो स्ट्राइक की है, उन्होंने बड़े प्रिसीजन वाले मिसाइल्स यूज किए हैं, जो सरफेस टू ग्राउंड वाले मिसाइल थे, सॉरी एयर टू सरफेस वाले मिसाइल थे। ठीक है। तो भारतीय फदाइया एक तो पाकिस्तानी हदूद में नहीं आई। ये इस चीज़ से जाहिर करती है कि भारत को आइडिया था कि हम रोकने के लिए नीचे तैयार बैठे हैं। लेकिन जब एयर टू सरफेस मिसाइल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी रेंज थी कि वो अपनी टेरिटरी में रहते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जगहों को निशाना बना सकते थे। जो हमारे लिए इसमें बात बायसे कंसर्न होनी चाहिए वो ये है कि भारत को इतना कैसे आइडिया था कि उसने किन जगहों को स्ट्राइक करना है, क्योंकि वो जगह, मतलब एक सवाल है ना कि हिंदुस्तान के लिए कोई हमारी कोई जगह छुपी नहीं हुई है हिंदुस्तान के लिए। फिर ये हमारे लिए ज्यादा होना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है जिसके हमारी ये वल्नरेबिलिटी जाहिर करता है कि गुज़िश्ता कुछ अर्से में अगर आप देखें तो साबिक जो कश्मीरी जहादी थे जी, उनको भी भारत ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में कत्ल किया उनका। जी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो और उनमें कई ऐसे थे जिनका चेहरा कोई जानता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहते थे, तो उनको पहचानता ही नहीं था। लेकिन उनको भी इंडिया ने ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि एक्यूरेटली ट्रेस किया कि ये कौन है और फिर मारा उन्हें। जी, हम उनके नाम सुनते थे कि कोई अबू कताल है, कोई फलाना है, लेकिन हम उनके चेहरों से हम नहीं आगाह थे। और रवला कोट जाकर सुबह सुबह वहां बंदे को मार दिया गया और मीरपुर से वो बंदा चला जी, और रवला कोट मार दिया गया। और फिर आपको पता है अबू कताल ये जो जलम मारा गया था सियालकोट में, कराची में, मैं और आप इनके चेहरों से आगाह नहीं थे। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, हम नाम सुनते थे जी। तो भारतीय एजेंसियों ने ना सिर्फ ये ढूंढा कि ये बंदा है कौन, फिर उसका ये भी ढूंढा ये कहाँ पर होता है और कब कब ट्रेवल करता है, तो उन्होंने उसको ट्रेवल के दौरान मारा। तो दैट शोज कि उनकी पेनिट्रेशन बहुत बड़ी है पिछले कुछ अर्से में। और हमें अब इस पर फोकस करना चाहिए हमारे दिफाई इदारों को कि माजरत के साथ सियासत से ज्यादा बेहतर बड़ी चीज मुल्क है। अच्छा, आगे चलते हैं। असद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कशीदा सूरत हाल है, जो 22 अप्रैल के बाद जंगी सूरत हाल बनी हुई है, जंग के अंगाम ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वो खामोश हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो असम्बली में जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, उसमें इजलास के फ़ौरन बाद हमारे वज़रा के बयानात आना शुरू हुए कि जी हम ज़िम्मेदार मुल्क का मुजाहरा करेंगे, हिंदुस्तान दरअंदाजी नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे। फिर आपने रात को DGI या SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने तो वाज़ेह दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तो शुदा के खून का बदला लेंगे। तो हमारी जो फेडरल कैबिनेट है, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ये दफाई मूड में क्यों है, माज़रत ख्वाना रवैया क्यों हुआ इनका? देखिए, ये शायद एक पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक जब कहने के हिकमत अमली भी है, क्योंकि
वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर ख़ारजा हो गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में इसहाक डार साहब, ये इस वक्त बैनुल अक़वामी बरादरी को भी इंगेज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम वो क्लैरिटी से पोजीशन नहीं ले रहे उनके सामने कि हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ फ़ौज अपना करने जा रही है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम हुकूमत है, उसमें आपको पता है सिविल हुकूमत की वैल्यू कितनी है, कितने बाइख्तियार लोग हैं, कितनी पॉलिसी साजी में उनका किरदार होता है। तो जिनका किरदार है, असल तो खेल उन्होंने खेलना है, तो वो करेंगे। और उनकी अगर देखा जाए तो असल प्राइमरी जॉब भी ये है कि मुल्क का दिफा करना, और अगर कोई जारियत हो तो उस जारियत का जवाब देना। तो वो अपनी वो जिम्मेदारी अदा करके दिखाएंगे। खामोशी क्यों है? वो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे जी, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े, लोग कहते हैं मुदब्बर लीडर हैं वो, तो वो बिल्कुल मुकम्मल खामोश हैं। मॉडल टाउन में ड्रोन अटैक भी हुआ आज, उनके घर के करीब कहीं। भाई साहब, मियाँ साहब एक अब माजरत के साथ वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, और मेरे लिए पाकिस्तान में अगर किसी का सबसे अफसोसनाक सियासी कैरियर का अंजाम हुआ है तो मियाँ नवाज शरीफ हैं। बेनज़ीर भुट्टो को शहादत की मौत मिली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक फौजी आमिर के आगे ना झुका और अदालती कत्ल हुआ। नवाज शरीफ साहब का क्या अंजाम है कि फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनी उन्होंने। तो वो अब एक इररेलेवेंट इंसान, आप क्यों चाहते हैं कि वो कुछ बोलेंगे भी तो क्या उनके बोलने की हैसियत होगी? तो मरियम नवाज तो वज़ीर आला है ना जी पंजाब की, और तो कैसे वज़ीर आला है? 71 के बाद देखिए पंजाब पर अटैक होता है, वो मुकम्मल खामोश है, कोई बयान तक नहीं गुजरा। क्या उनका बयान से क्या होना है? मजम्मत तो कर देना यार। देखें, आप बहुत बड़े अवामी रहनुमा हो, आपके पीछे बहुत पब्लिक सपोर्ट हो, तो फिर आपसे तवक्को की जाती है कि आप खड़े होंगे तो जरा अवामी सपोर्ट मिलेगी। अब आप बोलने से मजीद एम्बैरसमेंट हो तो बेहतर है। अच्छा असदुर साहब, आप आगे आते हैं कि यहाँ पर जो आज समाअत हुई है जजेस के तबादले के हवाले से, सीनियरिटी के हवाले से, उस मामले को लेकर चला गया जी कि मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल दिए और पूछा उन्होंने कि आप इसकी समाअत कल रखेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि हम इसकी समाअत अगले मंगल को रखेंगे, बुध को रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुनीर मलिक साहब ने जिस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में 33 जजेस थे, और क्या इत्फाक़ी तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र के लिए चुना गया। जस्टिस सरफराज डोगर का ट्रांसफ़र इत्फाक़िया नहीं, सोची समझी मनसूबाबंदी से हुआ, ये मुनीर मलिक साहब ने कहा। आपका एतराज़ जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र पर है, ये जस्टिस सलाउद्दीन पवर जो उस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने कहा। मुनीर मलिक साहब ने आगे कहा जी कि जस्टिस सरफराज डोगर समेत बाकी दोनों जजेस के ट्रांसफ़र में भी इतराज़ है। ये ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जा करने के लिए किए गए हैं, ये मुनीर मलिक साहब कहते हैं। जजेस ट्रांसफ़र के वक्त सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस से मशावरत नहीं की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि इनके मुताबिक ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को सीनियरिटी में सबसे नीचे होना चाहिए। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह राय जुडिशल कमीशन इजलास में दी? ये जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब पूछ रहे हैं। लेकिन ये आपको पता है कि उस दिन हमें जब मीटिंग हुई थी हमारे साहब ने चीफ जस्टिस से कहा, लेकिन ये उन्होंने उसे कहा है, लेकिन उन्होंने वो अखबारी कटिंग्स दी मोहम्मद अली मदद साहब को कि ये देखें तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चीफ जस्टिस ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सलाउद्दीन पवर साहब पूछते हैं क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय इस बेंच पर लागू होती है? मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप चीफ जस्टिस की राय के पाबंद हैं, मुनीर मलिक साहब कहते हैं। मुनीर मलिक साहब ये भी कहते हैं जुडिशल कमीशन के साबिक रुकन अख्तर हुसैन ने भी, आपको पता है कि उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी और वो चले गए थे कि जी मैं असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये ऊँट किस करवट आपको बैठता हुआ नजर आता है? देखें, बेंच अभी तक बेंच के आगे जो मामला जिस तरह से मुनीर मलिक साहब लेके चल रहे हैं, वो बहुत शानदार दलाइल दे रहे हैं। बिल्कुल वो बहुत खूबसूरती से साबित कर रहे हैं कि प्रोसीजर भी दूसरे तरीके से फॉलो नहीं किया गया और बदनीति भी थी। तो और आपको पता है मुनीर मलिक साहब पाकिस्तान के, अगर आप कहें कि सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लायर हैं, और उनकी जो टीम है वो भी बहुत शानदार है। सिंध हाई कोर्ट के साबिक सदर सलाउद्दीन अहमद हैं, इस्लामाबाद से ज़ैनब जंजुआ हैं, तो ये सारे बड़े बहुत ज़बरदस्त ब्रेन्स हैं। जी 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 जी। तो ये बहुत ज़बरदस्त आर्गू कर रहे हैं, जिस वजह से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बेंच इनके दलाइल से मुतासिर भी नज़र आ रहा है और सुन भी रहा है। लेकिन अब जो आपको पता है यहाँ पर बार्स हैं, उनमें बैठे तो बड़ी एक नई किस्म की थ्योरी दी जा रही है। वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ से तो सीनियरिटी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन वो जो रिजर्व सीटों का केस है ना, वो फिर 27वीं तरमीम
वो फिर 27वीं तरमीम करके वहां से सरफराज डोगर साहब का रास्ता बनाया जाएगा। मतलब कोर्ट पैकिंग वाला मामला वो सीधा है बिल्कुल। हाँ हाँ, वो उससे नहीं टलेंगे, उससे नहीं टलेंगे। नहीं टलेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। असद तूर साहब गुज़श्ता रोज़ बेंच ने फैसला दिया 2:00 पर, ये बुनियादी तौर पर जंग के हंगाम में, ये कभी आप मत भूलें कि पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ पर बम चलाया जनाब जैसे समीनुद्दीन साहब ने, जो बड़ी नौ इंसान के सबसे काबिल जज है उन्होंने। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब को क्या देख रहे हैं कि जंग के हंगाम में कहीं APC बुलाकर उन्हें रिहाई, उस शिरकत उसकी उनकी उसमें, या अडियाला से कहीं और मुंतकली, या फिर वो रास्ता हमवार किया गया मिलिट्री कोर्ट वाला, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। क्या आप समझे किसी APC के बहाने उनको जेल से निकालेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं होगा ऐसा। और गुज़िश्ता रोज जो जस्टिस समीरुद्दीन खान से फैसला करवाया गया और उसका गुज़िश्ता रोज उनसे सुनवाया गया वो फैसला, तो उसका मकसद ये था कि चाहे मुल्क हालत जंग में भी हो, जो मर्जी हो जाए, तहरीक इंसाफ के लिए रियासत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। तो मतलब तहरीक इंसाफ के लिए इस मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं, फिलहाल फिल वक्त या हमेशा के लिए। देखें, पाकिस्तान में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। हमने पीपल्स पार्टी भी खत्म करनी थी, वो नहीं कर सके। PMLN भी खत्म करनी थी, वो नहीं कर सके। खुद निकाल के वापस भी फिर लाते होते हैं कंधों पर बिठा के। जी जी, ठीक है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के फिर केसेस खत्म भी करवाए गए, वो भी। हाँ हाँ, वो ज़ाहिर लाहौर एयरपोर्ट पर आते हैं तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलकर वहाँ जाती है, जी। और फिर वो स्पीच भी करते हैं। अच्छा, ये स्पीच से मुझे बात याद है कि कल नवाज शरीफ साहब ने भी जो स्पीच की रात को कौम से भी खिताब किया, वो बड़ा ही कोई शिकस्त खुर्दा उनका बॉडी लैंग्वेज, ये क्यों, ऐसा क्यों था? यार वो शहबाज शरीफ साहब का अगर आप देखें ना, कभी आपको उनकी स्पीच सुन के मजा आया, कभी आपको उनकी स्पीच अवामी लगी हो? तो बोरिंग स्पीच होती है यार उनकी, तो बस ठीक है, उन्होंने वो कर दिया। तारीफ करते हैं, उन्होंने कल भी बड़ी तारीफ की है जनाब। वो तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। कौन सा मुलाजिम अपने नाकानी क्यों नहीं कर दिया? ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद तूर साहब। नाज़रीन, असद तूर साहब ने तमाम सवालात के जवाब दिए। नवाज शरीफ की खामोशी की वजह, इमरान खान साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे, वो भी बता दिया। और फिर जंग के हंगाम में इनका कहना, असद तूर साहब का, मैं भी कहता हूँ कि पाकिस्तान जवाब देगा और भरपूर जवाब देगा, भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। और हम मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में हम फौज के शाना बिशाना खड़े होंगे जी, और उनके साथ हमारा मुल्क है। हाँ, हमारा मुल्क है, माओ के बेटे हैं, और हमें सियासत से ज़्यादा मुल्क प्यारा है जी। मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। मुझे और असद तूर साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।